this is R.K. Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we are going to tell you Bihar Board Class 12th English Pro Section Summary of Chapter 6. Okay? So दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सॉरी ये चैप्टर 7 है. ओके सो आज मैं आप लोगों को चैप्टर 7 का समरी बताने वाला हूँ जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न. अ चाइल्ड इज बोर्न जो कि एक ऐसे है जो जर्मैन ग्रीर लेखिका के द्वारा लिखा गया, यानी ऑथरेस जर्मैन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. यानी जर्मैन ग्रीर के एक ऑस्ट्रेलियन पोएट है. ओके गाइस, इससे पहले मैंने गाइस 6 चैप्टर्स का जो समरी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो मैंने बता दिया है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं. ओके, जितना भी वीडियो मैंने बनाया है वो बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम के व्यू से बनाया है. ओके, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे वीडियो हैं, इसलिए आप उस सारे वीडियो को देखें जिससे कि आपको बिहार बोर्ड के क्लास 12 में इंग्लिश में जो है बिल्कुल अच्छे मार्क्स गेन हो सके. ओके गाइस, अगर आपने वो सारे वीडियो को नहीं देखा तो उसको अच्छे से देख लें. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के लेसन को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस लेट्स लुक एट दिस बोर्ड. तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे. ओके गाइस, तो चलिए जो समरी है गाइस, जो समरी क्या है, तो समरी का नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न. क्या है? अ चाइल्ड इज बोर्न. जिसके लेखक कौन है, यानी जिसके राइटर जो है, ऑथरेस जो है वो कौन है? जर्मैन ग्रीर. यानी ऑथरेस कौन है? तो जर्मैन ग्रीर. यानी जर्मैन ग्रीर एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थी. कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की थी. इनका जन्म कब हुआ, बर्थ कब हुआ और किस कंट्री से है, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है. चैप्टर्स नेम एंड देयर ऑथर्स एंड डिटेल्स के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाएं उस वीडियो को वॉच करें. ओके, उसमें जितने भी ऑथर्स हैं और चैप्टर्स हैं उनका जो डिटेल है पोएट का वो सारा उस वीडियो में डिस्कस किया गया है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी. ओके गाइस, सो चलिए टॉपिक पे आते हैं. तो फर्स्ट लाइन क्या है? अ चाइल्ड इज बोर्न हैज बीन रिटन बाय जर्मैन ग्रीर. ओके, यानी अ चाइल्ड इज बोर्न जो है ये जर्मैन ग्रीर के द्वारा लिखा गया. ये क्या है? एशे है. क्या है? एशे है, निबंध है. ओके गाइस, नेक्स्ट लाइन है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी. सेक्स एंड डेस्टिनी. ओके, यानी गाइस ये जो अ चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर लिया गया है, यानी जर्मैन ग्रीर के द्वारा एक लिखा गया है. क्या है? कि लिटरेचर है जिसका नाम क्या है? सेक्स एंड डेस्टिनी. इसी से लिया गया है, उसी का एक छोटा सा क्या ये भाग है. क्या? अ चाइल्ड इज बोर्न के रूप में. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है? इट शोज द कल्चरल स्पेशलिटी. इट शोज द कल्चरल स्पेशलिटी ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. चलिए इस लाइन का हिंदी मतलब क्या होता है उसको समझते हैं. तो कहा इट शोज दैट, यानी ये जो अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर है, ऐसे है, ये हम लोग को दिखाता है. क्या दिखाता है? तो कल्चरल स्पेशलिटी यानी सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है. यानी क्या होता है? कल्चरल स्पेशलिटी का मतलब होता है सांस्कृतिक. इसको मैं लिख देता हूं, अगर आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं सांस्कृतिक विशेषताएं या सांस्कृतिक विशेषताओं. ओके, ये क्या है? तो ये सांस्कृतिक विशेषताओं को दिखाता है. ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी क्या? पश्चिमी और पूर्व. पश्चिमी और पूर्व रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, यानी पश्चिम और पूर्व में क्या होता है, यानी बच्चे का जो जन्म होता है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं और बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनका जो सम्मान होता है, जो बच्चे को जन्म देने वाले पेरेंट होते हैं उनका जो सम्मान होता है, उनके बारे में दर्शाया जाता है. उनके जो सांस्कृतिक विशेषता हैं उनको दर्शाया गया है इस चैप्टर में. क्लियर है? यानी जर्मैन ग्रीर इसमें ये दर्शाती है कि जो हमारी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, यानी चाहे वो पश्चिम की हो या पूर्व की हो, पश्चिम की हो या
पूर्व की हो, उनकी जो विशेषताएं हैं बच्चे की और बच्चे की माँ के बीच जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उनके जो रिगार्ड है, सम्मान है, उनको ये क्या करता है, उसको ये दर्शाता है। कौन? दिस चैप्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, यानी क्या, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा गाइस, चलिए, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी इज अ सेलिब्रेशन एंड एक्सेप्टेड हैप्पीली। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है वो उसको समझते हैं। करा द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे का जो जन्म होता है, ओके, बच्चे का जो जन्म होता है और उनका जो मैनेजिंग यानी उनका जो प्रबंधन का जो तौर तरीका होता है, यानी जब किसी भी प्रेग्नेंट महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे पूर्व यानी उस महिला का, प्रेग्नेंट महिला का क्या देखभाल होता है, उसका किस तरह से प्रबंधन होता है, मैनेज किया जाता है फैमिली मेंबर्स के द्वारा, उनको किस तरह से रेस्ट दिया जाता है, उन सारी चीजों को क्या करते हैं, इसमें दर्शाया गया है, उन सारी चीजों को इसमें डील किया गया है। नेक्स्ट क्या है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी इज अ सेलिब्रेशन एंड एक्सेप्टेड हैप्पीली। कह रहा है कि यानी बच्चे का जो प्रबंधन, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का देखभाल किस तरह से होता है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, बच्चे को और बच्चे के माँ का यानी पेरेंट का, यानी किस तरह से उसको देखभाल किया जाता है। और जब उनको एक ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी पारंपरिक, यानी एक पारंपरिक समाज में जब उनका जन्म होता है किसी बच्चे का, ओके, तब क्या होता है, एक सेलिब्रेशन के रूप में उसको बनाया जाता है, एक उत्सव के रूप में, एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह क्या होता है, उस घर में खुशियों को मनाया जाता है, खुशी खुशी पूर्वक बच्चे का जो जन्म होता है उसको मनाया जाता है। जैसे हम लोग क्या होता है, जब किसी बच्चे का न्यू बेबी बॉर्न होता है तो क्या होता है, हम लोग परिवार में खुशी आ जाता है, खुशी छा जाता है, ठीक है, हम लोग सारे खुशी से क्या होते हैं, झूम उठते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या जर्मन गिरीर दर्शाती है कि जब किसी परिवार में किसी नए बच्चे का जब बर्थ होता है तो उस परिवार में क्या होता है, उस बच्चे का जब जन्म होता है उसको एक त्योहार की तरह मनाता है और खुशी पूर्वक मनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है, हेयर मदर हैज नो एनी टेंशन एंड बर्डन। ओके, कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, मदर के पास, उसकी बच्चे की जो माँ होती है उसके पास क्या होता है, कोई टेंशन नहीं, तो उसको कोई टेंशन नहीं होता, एंड बर्डन, और न ही कोई बोझ होता है। यानी जब कोई प्रेग्नेंट महिलाएं होती है तो उनको क्या होता है, परिवार के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, उनको ज्यादा काम नहीं करने देते हैं, उनका देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। ओके, इसलिए एक प्रेग्नेंट महिला को क्या होता है, कोई टेंशन, कोई बोझ नहीं होता उस बच्चे के बर्थ को लेकर के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है, अ प्रेग्नेंट वुमन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील अलोन बिकॉज एवरीवन स्टैंड्स विथ हर एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कहता है। तो कहता है गाइस, अ प्रेग्नेंट वुमन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हमारे जो समाज में होती हैं, ओके, डज नॉट फील अलोन, वो क्या कभी भी अकेला महसूस नहीं करती है, कभी भी अकेला फील नहीं करती। यानी प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हमारे पारंपरिक समाज में क्या होता है, वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है। बिकॉज, क्योंकि एवरीवन स्टैंड्स विथ हर, क्योंकि सभी उनके साथ क्या होते हैं, हमेशा खड़े होते हैं उनको मदद करने के लिए। हर एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प, और सभी लोग क्या होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को। गेटिंग न्यू क्लॉथ्स और द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेबी बिफोर बर्थ इज बैड लक बिकॉज गॉड सेंड्स अ न्यू बेबी एंड इट इज द रिस्पेक्ट ऑफ गॉड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट स्टेंजा कह रहा है गाइस कि गेटिंग न्यू क्लॉथ्स और द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी नए कपड़े या फिर इंस्ट्रूमेंट यानी खिलौने, नए कपड़े या खिलौने फॉर द बेबी, बच्चे के लिए, बिफोर द बर्थ इज बैड लक। कह रहा है कि जब किसी बच्चे के लिए नए कपड़े या फिर नए नए खिलौने बच्चे के जन्म होने से पहले अगर खरीद लिया जाता है तो क्या होता है, एक ये क्या होता है, अपशगुन माना जाता है। क्या? बैड लक, यानी अपशगुन माना जाता है। ओके,
क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान जो होते हैं वो क्या ऐसा माना जाता है हमारे सभ्य समाज का कि भगवान क्या होते हैं, इससे नाखुश हो जाते हैं। भगवान क्या होते हैं, नाखुश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो बच्चे को क्या न्यूड ही भेजता हूँ दुनिया में, यानी क्या मैं बच्चे को नंगा ही भेजता हूँ, और उससे पहले तुमने उसके लिए सारे कपड़े खिलौने खरीद लिए। इसलिए ऐसा हमारे समाज का मानना है कि क्या होते हैं, इससे जो भगवान होते हैं वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले उनके लिए खिलौने और कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। क्लियर है? चलिए, इन मैनी सोसाइटीज वुमन आफ्टर मैरिज goes to husband's house but not accepted as the member of the family until she gives a baby. ओके, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है इन मैनी सोसाइटीज, यानी बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज में, बहुत सारी समाज में क्या होता है, वुमन आफ्टर मैरिज, जब महिलाएं शादी करके कहाँ जाती हैं, हस्बैंड्स हाउस, यानी अपने ससुराल को जाती है, तब वहां पे क्या होता है, तब तक उसको उस फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे। ओके, यानी जिस अपने मायके से जब वो ससुराल जाती है तो उसको क्या होता है, उस ससुराल का अपना सदस्य वहां के लोगों के द्वारा, उनके हस्बैंड के लोगों के द्वारा तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती है। ओके, और होता क्या है, जब वो बच्चे को जन्म दे देती है अपने ससुराल में, तब उसको अपने फैमिली का एक सदस्य माना जाता है, और उस महिलाएं जो अपने बच्चे को जन्म देती है वो अपना नाम भी उस दिन खो देती है। जिस दिन वो बच्चे को जन्म देती है उस दिन क्या होता है, अपना नाम भी खो देती हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन से उस महिलाएं का जो नाम है वो बदल जाता है और उस महिलाएं का नाम उसके बच्चे से जाना जाने लगता है। ओके, जिस दिन बच्चे को जन्म देती है उस दिन से वो क्या होता है, अपना नाम खो करके उस बच्चे को जो जन्म देती है उस बच्चे के नाम से वो जानी जाती है। जैसे हमारे समाज में भी होता है कि बहुत सारे औरत को क्या होता है, उनके बच्चे के नाम से पुकारा जाता है। ओके, जैसे किसी का नाम है सोहन, यानी जो अपने बच्चे का नाम दिया सोहन, तो उसको उस औरत को बुलाया जाता है सोहन की माँ करके, सोहन की माँ किधर हो, ओके, ऐसे करके बुलाया जाता है। यानी उस महिलाएं का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, लेकिन वो नाम अपना क्या खो देती है, कब, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट गाइस क्या है, बट इन द वेस्ट सोसाइटी ऑल दीज आर मीनिंगलेस, इन फैक्ट अ पर्सन, सॉरी यहाँ तक फुल स्टॉप है, पहले इसको देख लेते हैं। बट इन द वेस्ट सोसाइटी ऑल दीज आर मीनिंगलेस, लेकिन कहता है कि ये जो हमारे यहाँ का जो परंपरा है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए षष्ठी समारोह होता है। ओके, 6 दिन के बाद बच्चे के का क्या होता है, एक पूजा पाठ करके किया जाता है, उसके बाद एक पार्टी वगैरह होता है। ओके, ये सारे क्या होता है, हम लोग यहाँ रीति रिवाज है जब बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कहता है कि ये सारा चीज जो है क्या बिल्कुल बेकार है, मीनिंगलेस है, अर्थविहीन है। कहाँ? इन वेस्ट सोसाइटी। अब वेस्ट सोसाइटी में, वेस्ट सोसाइटीज क्या होता है, तो जो यूरोप के जो कुछ देश हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको वेस्ट कंट्री वह कहा जाता है, वेस्ट सोसाइटी कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, ये सभी अमेरिका वगैरह में ये सारा रूल फंडा नहीं है। वहाँ पे बच्चे का नॉर्मली जैसे जन्म होता है वैसे हम लोग वहाँ पे क्या होता है, इन सारे चीजों को, ट्रेडिशनल को वहाँ पे फॉलो नहीं करता जैसे कि हम लोग करते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, इन फैक्ट अ पर्सन इज evaluated on the basis of his family and upbringing। ओके, अब देखिए गाइस क्या कहता है, इन फैक्ट असल में a person is evaluated on the basis of his family and upbringing, यानी कहा जाता है कि तो वहां पे बच्चे को किस तरह से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो वेस्ट कंट्री में, वेस्ट सोसाइटी में बच्चे का जो पहचान होता है उनके फैमिली के द्वारा, यानी उनके फैमिली के बैकग्राउंड के थ्रू, यानी उनके फैमिली के बैकग्राउंड से ही उस बच्चे का पहचान होता है। और किस चीज से, और उस बच्चे का जो लालन पालन होता है, अपब्रिंगिंग यानी लालन पालन, यानी उस बच्चे का जो किस तरह से लालन पालन हो रहा है उस तरह से बच्चे को जाना जाता है, यानी उनके फैमिली के द्वारा, उनके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उस हिसाब से वहां पे उस बच्चे का पहचान होता है। कहाँ पे? इन वेस्ट सोसाइटी यानी पश्चिमी समाज में। चलिए लास्ट लाइन देखते हैं, विदाउट फैमिली नो वन इज कंप्लीट। ओके, कह रहा है कि बिना फैमिली का
कोई भी व्यक्ति क्या है, कंप्लीट नहीं है, यानी क्या वो अधूरा है। यानी जब तक कोई फैमिली नहीं हो किसी के पास, तब तक वो आदमी क्या होता है, अधूरा माना जाता है, और पूर्ण माना जाता है, परफेक्ट नहीं माना जाता है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, विदाउट फैमिली नो वन इज कंप्लीट, बिना फैमिली का कोई पूरा नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। सो एट लास्ट वी कैन से दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज। सो हम लोग अंत में कह सकते हैं कि यह बहुत ही खूबसूरत प्रोज है, एशे है। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये समरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर गाइस आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे, जिससे कि आप एक से एक बेहतरीन वीडियो समरी का या ऑब्जेक्टिव का या ग्रामर सेक्शंस का या एक्सप्लेनेशन का आप अपने मोबाइल पे देख सकें। ओके, और ये सारा जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ विद इन 30 डेज का जो कोर्स चल रहा है, ये क्या है, आप लोग बिहार बोर्ड के 2021 के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और उन्हीं के बेस के ऊपर मैं ये क्या कर रहा हूँ, उन्हीं के बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये लेसन बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें जब तक कि आप लोग का परीक्षा ना हो जाए 2021 का बिहार बोर्ड का। ओके गाइज, सो वंस अगेन thank you so much, take care and bye bye।